फर्स्ट टॉपिक के साथ। इंडिया डिक्लेयर्ड नक्सल मतलब फ्री फ्रॉम नक्सल वायलेंस। अब एक चीज जिसके ऊपर मोदी जी ने पिछले 2 साल से बिल्कुल ही भाषणेबाजी करी है वो है कि हम मतलब मोदी जी ने नहीं, इससे ज्यादा अमित शाह जी ने करी कि बिल्कुल अमित अंकल बोल के गए थे, अरे कैसे नहीं बनेंगे, पापा अभी सीएम बनने वाले, अमित अंकल बोल के गए थे। किसी को याद है कौन बोला था? तो वैसे ही अमित जी ने एक बार बहुत प्यारी बात बोली थी कि हम नक्सल को खत्म कर देंगे बाय मार्च 31 2026 एंड ट्रस्ट मी खत्म भी कर दिया होगा। थोड़ा बहुत 100% तो एलिमिनेट नहीं होगा, बट स्टिल जो 99.99% डिटॉल वाले कीटाणु है वो सब खत्म हो चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वीड भाई ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब में जाएगा भाई, ऐसा मत करो यार, तुम लोग हटाना पड़ जाएगा। अब एक चीज बताता हूं मैं तुम लोग को। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड नक्सलिज्म? आपका अभी पूरा वोकैबुलरी का क्लास क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझना है व्हाट इज एक्चुअल नक्सलिज्म तो आपको ये दोनों वर्ड का मीनिंग अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। कैन एनीबडी टेल मी? मैं बताता हूं। टेररिज्म का मतलब होता है एक ऐसा एक्टिविटी जो कि लोगों के मन में टेरर फैलाने की मतलब टेरर फैलाने के लिए किया जाता है। जैसे कि पहलगाम हुआ, जैसे कि पुलवामा हुआ, जैसे कि जो आपका और बहुत सारे अटैक्स वगैरह होते रहते हैं जो पाकिस्तान करवाता है। ये है टेररिज्म का प्राइम एग्जांपल। उस अटैक का ये मोटिव नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक देना है। पाकिस्तान की कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है मोदी जी से, लेकिन उसका बस ये है कि उनका जो एक मोटिव है, मोटिव ये कि वो अपने आप को एक इंफीरियर मतलब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हैं और वो लोगों के मन में इन जनरल डर फैलाना चाहते हैं, वो होता है टेररिज्म। अब आता है नक्सलिज्म। आप कभी भी जीवन में सुने नहीं होंगे किसी नक्सलाइट ने किसी इंसान को मार दिया या किसी नॉर्मल सिविलियन के ऊपर अटैक कर दिया, वो नहीं होता है। नक्सलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। दिस इज नॉट अगेंस्ट कॉमन पीपल। आपने देखा होगा नक्सलिज्म जब भी आप सुनोगे, अगर आप छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार इधर तरफ में रहते होगे जो कि रेड कॉरिडोर वाला एरिया, रेड कॉरिडोर क्या होता है बताऊंगा, तब आपने सुना होगा एक बहुत ही मतलब बोलते हैं वीरता वाला एक सर्विस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीआरपीएफ। इतने सीआरपीएफ के जवान मर गए, उतने सीआरपीएफ के जवान मर गए, सुना होगा आप लोगों ने, शहीद हो गए बेसिकली। ये क्या है? क्यों नक्सलिज्म या फिर क्यों ये जो लोग जो नक्सलाइट बोलते हैं वो सिर्फ सीआरपीएफ के ऊपर हमला करते हैं, नॉर्मल पीपल के ऊपर हमला नहीं करते? बिकॉज दे आर अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट इटसेल्फ। उसको ही नक्सलिज्म बोलते हैं, ठीक है? तो आई होप द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म और नक्सलिज्म क्लियर होगा। अब आप बोलोगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट जो नक्सलाइट्स होते हैं उनका ऐसा मानना था कि गवर्नमेंट उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं कर रही और ये गवर्नमेंट को हटा के कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला एक रूल आना चाहिए। इसको ही बोलते हैं हम लोग नक्सलिज्म। बहुत सारे नक्सलाइट लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में जो कि चाइना में फॉलो होती है, जो कि रशिया में फॉलो होती है, उसको बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टेररिज्म एंड नक्सलिज्म। अब हम लोग बढ़ते हैं। मोदी जी ने या अमित शाह जी ने ये डेडलाइन बहुत पहले बोला था, बट फाइनली आके उन्होंने ये कर दिया। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब करने का लॉजिक था और क्यों करा? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं इससे पहले। ये है रेड कॉरिडोर, ये देखो, ये जितने भी स्टेट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बिहार टू एंडिंग टू कर्नाटका, इस सब में बहुत एक्सट्रीम लेवल का नक्सलिज्म है, एकदम ज्यादा। नक्सलिज्म है नहीं था। अब
ऐसा इंडिया को नक्सलिज्म फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है, विच इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मोदी गवर्नमेंट इन दिस डिकेड। मैं तो मानता हूं, और अच्छी चीज भी है। जिस चीज में अगर हम लोग गवर्नमेंट को 7 रुपए पेट्रोल का प्राइस बढ़ाने के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो इस बड़े बड़े चीजों के लिए भी उनका अप्रिसिएशन बिल्कुल बनता है। ठीक है, तो ये है रेड कॉरिडोर वाला रीजन। अब हम लोग बढ़ते हैं, रेड कॉरिडोर आपको समझ में आ गया। इस रेड कॉरिडोर में होता यह है कि बहुत सारे नक्सलिज्म लोग रहते हैं और ग्रुप बना के रख लेते हैं, एंड दे डोंट लेट द गवर्नमेंट पीपल टू एंटर इन देयर रीजन। और अगर वो एंटर कर रहे हैं तो गोरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है गोरिल्ला वॉरफेयर, कि यहां से लोग जा रहे हैं पेड़ के ऊपर चढ़ के, ऐसे वो कांतारा मूवी टाइप का लटक गए सामने, तो वो फिर और मार पीट रहे हैं इस टाइप का। ये जो बेसिकली फेस टू फेस तो नहीं लड़ सकते बिकॉज भाई सीआरपीएफ है, वो उनके पास इतना अच्छा खासा वेपन्स वगैरह है, बट इन लोग फेस टू फेस नहीं लड़ सकते, तो क्या पीछे से हमला करो। ठीक है, जैसे अब कुछ लोगों का ईगो हट हो गया जब क्लैट मैटर्स का बहुत अफोर्डेबल बैच आया, बिकॉज लोगों की जो बैच की ईएमआई है उससे सस्ता तो मैं पूरा बैच ही लॉन्च कर दिया, तो लोग फेस टू फेस नहीं लड़ सकते। तो आपने देखा होगा कुछ कुछ पेड रेडिट में कैंपेन्स चलने लग गए थे कि उसका ही किसी एक कोचिंग का ही कोई टेक टीम का बंदा डाल रहा है कि क्या मेरे को ये बैच लेना चाहिए, फिर नीचे मेरा फोटो है, और फिर उसी के नीचे कमेंट में वही सेम कोचिंग का बंदा लिख रहा है कि अरे नहीं नहीं, ये तो कोई भी नया इंसान जिसका सिलेक्शन होता है वो आ जाता है। भाई हम गधे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि उसका हिस्ट्री देखते नहीं बनता मेरे को कि वो पहले किसी कोचिंग के फेवर में डाला था पोस्ट 10। तो ये सब जो सामने से आके नहीं, कायरो वाली हरकतें होती हैं पीछे से आके, ये भी यही है प्राइम एग्जांपल ऑफ नक्सलिज्म और क्या गुरिल्ला वॉरफेयर होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं, ये जो मैं आपको बताया नक्सलिज्म, इसी को हम लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बोलते हैं। अब आप सबको पता होगा एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग। आपका मैं पूरा भी डिबेट खत्म कर देता हूं, लेफ्ट विंग और राइट विंग होता क्या। सिंपल सा मैं एक चीज बताता हूं, जीवन में बहुत काम आएगा सबको। अब ये ओरिजिनेट कहां से हुआ ये पढ़ते हैं अपन। पार्लियामेंट में जब आप जाते हो, जनरली ऐसा होता है, मतलब आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, ऐसे जा रहे हो आप, तो अगर आप ऐसे मुड़ के देखोगे तो आपका जो राइट हैंड वो, हाँ वो ये आएगा, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। हिस्टोरिकली ऐसा होता है, और जो लिटरल मीनिंग भी है राइट साइड और लेफ्ट साइड का, कि राइट साइड में जो कि है वो रूलिंग पार्टी बैठती है, समझ में आया सबको, और लेफ्ट साइड में बैठता है अपोजिशन। तो ये जो पूरा लेफ्ट साइड और राइट साइड बोलता है ना, लेफ्ट विंग राइट विंग, ये एक्चुअल में इसका हिस्टोरिकली ये मीनिंग था। अगर आप इंडियन पार्लियामेंट भी देखो या मेजॉरिटी पार्लियामेंट में ऐसे ही सीन। अब ये तो हो गया लिटरल में व्हाट इज गिवन ऑन द बुकिश डेफिनेशन, बट जो इसका लिटरल लेमैन टर्म्स में जो इसका मतलब है वो बताता हूं अब मैं। धीरे धीरे क्या हुआ, ये चीजें इवॉल्व होने लग गई और बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा होना स्टार्ट हो गया कि जो जनरली रूलिंग पार्टी रहती थी वो थोड़ी सी रेडिकल रहती थी, बिकॉज पीपल इन जनरल फेवर रेडिकलिज्म। इसलिए ही जो राइट विंग को एज अ रेडिकल थिंग देखे जाने लग गया, या फिर मतलब मान सकते हो मोर ऑन द साइड ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। बट जो लेफ्ट विंग है उसको एक मतलब बहुत ज्यादा वेलफेयर या फिर बोल सकते हैं समाज सेवा कम्युनिज्म के टाइप का देखा जाने लग गया। ठीक है, तो यहां से ही ये पूरा राइट विंग लेफ्ट विंग और सेंट्रलिस्ट टाइप का डिबेट आया। ये है सेंटर, ये है सेंटर से, हाँ ये है राइट और ये है लेफ्ट, या फिर चलो मैं अपना राइट और लेफ्ट मानता हूं, तुम लोगों का राइट और लेफ्ट क्या, ये है लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना, कोई भी पार्टी जो कि फंक्शनिंग में है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो कुछ भी हो, वो कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि मोदी जी भी बीजेपी को भी अगर आप राइट विंग का पार्टी मान रहे हो तब भी वो वेलफेयर के लिए आम आदमी योजना, आवास योजना, राशन कार्ड फ्री में बांटना सब कर रहे हैं वो भी। ठीक है, तो नोबडी इज एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पर आता है एक लेफ्ट इंक्लाइंड और यहां पर आता है एक राइट इंक्लाइंड। यही है रियलिटी। अब मैं आपको बताता हूं सबके आइडियोलॉजी। जो एकदम ही एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी होगी वो ये बोलेगी कि बिल्कुल भी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, किसी के पास डिफेंडर नहीं होना चाहिए, सबके पास भले मारुति 800 दे दो, कोई आदमी अमीर नहीं होना चाहिए, कोई आदमी गरीब नहीं, सब बराबर होने चाहिए, एक्सट्रीम लेफ्ट।
एकदम रशिया वाली चीजें, या फिर जो एकदम एक्चुअल में जो कार्ल मार्क्स बोल किया था वो। बट हम सब ने देखा कम्युनलिज्म इज नॉट अ सक्सेसफुल वे ऑफ रनिंग अ कंट्री। चाहे आप चाइना को भी देख लो, चाइना जितना डेवलप्ड इसलिए क्योंकि उसका जो मार्केट है वो कैपिटलिस्ट है, बस उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कम्युनिस्ट है। आज आप चाइना में बिजनेस करने जाओगे, आपको बिजनेस करने की परमिशन मिल जाएगी, कोई खास उसमें डिफिकल्ट नहीं आती, ठीक है, मतलब प्रोवाइडेड यू मस्ट बी द सिटीजन ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये है एक्सट्रीम लेफ्ट। यही एक्सट्रीम लेफ्ट को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं, कि वो इतने ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स कम्युनलिज्म, या फिर टुवर्ड्स की मतलब जो पूरी कंट्री है वो, मतलब जो ये पूरा कैपिटलिज्म वो खराब है, जो सेंटर कर रही है वो खराब है, पूरा गवर्नमेंट के ही अगेंस्ट चलेगा, ठीक है। और दे आर आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड टुवर्ड्स कार्ल मार्क्स का पूरा फिलोसफी। एक कार्ल मार्क्स क्या, कम्युनिज्म होना चाहिए कि किसी के पास पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए, सबके पास बराबर पैसा होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना, ठीक है। और क्योंकि इतना ज्यादा एक्सट्रीम इंक्लाइंड है, ये अपना जो अभी गवर्नमेंट या फिर क्या करती है, वो जो ज्यादा अमीर है उसको थोड़ा फेवर करती है, ठीक है, बिकॉज अगेन वो पैसा कमा के दे रहा है, वो टैक्स बचा के कमा के दे रहा है। बट ये इन एक्सट्रीम लेफ्ट वालों के बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं होता इन लोगों से, ठीक है, और ये अगेंस्ट रहते हैं इस चीज के। फिर आता है लेफ्ट इंक्लाइंड, सेंटर और राइट इंक्लाइंड और राइट। अब जो एक्सट्रीम राइट पार्टी होगा, मैं तुम लोगों को पढ़ाया था सनहालीज वाला जो श्रीलंका में जो हुआ था, वो है एक्सट्रीम राइट, कि बिल्कुल इतना ज्यादा मेजोरिटी, मतलब इतना ज्यादा रेडिकल है कि बिल्कुल जैसे आप मान लो एक पार्टी आती है कि वो बोलती है कि हम लोग पूरा हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और ये कहने वाली बात नहीं, एक्चुअल में उन लोग का यही आइडियोलॉजी कि बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन हटा के भागवत गीता को ही लॉ बना देंगे, इस टाइप का कुछ अगर एक सेकंड के लिए मानते हैं, ठीक है। तो यह है एक्सट्रीम राइट कि कोई और हिंदू के अलावा कम्युनिटी नहीं रहेगी, ये वो, यह एक्सट्रीम राइट। अब ये दोनों जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट है, ये कोई नहीं है, नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली कोई नहीं जीतेगा। इतने भी रेड, इतने बेवकूफ लोग नहीं है कि इधर वोट दे देंगे इधर वोट दे देंगे। हमेशा पार्टी होती है वो इस बीच के टैरा में ही आती। बीजेपी अपने आप को सेंट्रलिस्ट पार्टी पोर्ट्रे करती है, बट टेक्निकली यू कैन से दे आर राइट इंक्लाइन, थोड़ा सा जो कि कांग्रेस है वो अपने आप को सेंट्रलिस्ट पार्टी बताती है, लेकिन अगेन यू कैन से इट इज लेफ्ट इंक्लाइन, क्योंकि वो और ज्यादा मतलब थोड़ा कैपिटलिज्म को कम बढ़ावा देके ये वेलफेयर में ज्यादा बिलीव करता है, मतलब वेलफेयर एज इन कि जो सोशल जो चीजें हैं उस पर ज्यादा बिलीव करता है, ठीक है। तो ये है पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ राइट टू लेफ्ट। अब अगर आपको कोई बोला कि बीजेपी राइट विंग की पार्टी है, कांग्रेस लेफ्ट विंग की पार्टी, तो आप उसको करेक्ट करना कि बीजेपी राइट विंग की पार्टी नहीं है, बीजेपी राइट इंक्लाइंड पार्टी, कांग्रेस लेफ्ट इंक्लाइंड पार्टी, ठीक है। तो ये बेसिकली बिकॉज एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट तो कोई नहीं है, और ना ही वो बन सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन परमिट ही नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है, कोई ये बोल रहा है पार्टी की हम लोग देश तोड़ देंगे, हम लोग ये कर देंगे, उसको कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म करके एक प्रिंसिपल है भैया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सुप्रीम कोर्ट एक टपली मार के चले जाएगा पार्टी के प्रेसिडेंट को। तो ये है डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट विंग राइट विंग, समझ में आया सबको? द लेफ्ट विंग एंड राइट विंग कंसेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीटिंग। हाँ वही फर्स्ट में जो सीटिंग में बताया कि ऐसे बैठते हैं, जो राइट साइड में जनरली रूलिंग पार्टी के लोग बैठते हैं, लेफ्ट साइड में जनरली अपोजिशन के लोग बैठते हैं, वहां से ही ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। ये सारे पार्लियामेंट में नहीं होता ऑब्वियसली, ये तो भाई अब आजकल तो मॉडर्न पार्लियामेंट बनने लग गए हैं, बट ये ओरिजिनली ऐसे ही था, ठीक है। एनी अदर डाउट ये लेफ्ट विंग राइट विंग वाले में किसी को? अब हम लोग बढ़ते हैं, समझ में आया सबको लेफ्ट विंग राइट विंग क्या होता है, ठीक है। तो यही होता है, ये कॉलेज में आपको डिबेट में बहुत काम आएगा जीवन में अगर आप ये सीख गए तो। अब बढ़ते हैं हम लोग, कहां से पूरा नक्सलिज्म ओरिजिनेट हुआ। इट वॉज द टाइम ऑफ 1967, जहां पर एक ग्रुप ऑफ प्लीजेंट्स जो कि नक्सलबारी विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल के थे, वो प्रोटेस्ट कर देते हैं, और ये बहुत एक्सट्रीम प्रोटेस्ट हो जाता है। अब आप हिस्टोरिकली देखोगे तो वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम जो ममता बनर्जी के पहले वाली सरकार थी, वो 30 साल रूल कर गई। वेस्ट बंगाल में बहुत एक्सट्रीम लेवल का कम्युनिज्म है, ठीक, कम्युनिज्म या फिर जो एक कम्युनिस्ट वाला आइडियोलॉजी है, कार्ल मार्क्स वाला, ठीक है। वहां के लोग, आप वेस्ट बंगाल के इन जनरल भी किसी से बात करोगे तो वो तुम्हें लगेगा भाई, वो तुम्हें ब्रेन वॉश कर देगा 1 घंटे बैठ के, कैसे ये जो कार्ल मार्क्स है वो बेटर है, और ये एनीबडी फ्रॉम वेस्ट बंगाल दे कैन रिलेट टू दिस, ठीक है। लोग वहां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मतलब
वेस्ट बंगाल का ना डेवलप होने का रीजन क्या है? मैं ये नहीं बोल रहा कोलकाता डेवलप नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं पूरा वेस्ट बंगाल ओवरऑल डेवलप नहीं हुआ अच्छे से। बिकॉज आप जो पार्टीज देखते हो, अगेन थोड़ा पॉलिटिकल चले आ रहा है बट आपको समझने के लिए जरूरी है। वेस्ट बंगाल आप सीपीआईएम देखो, तुम्हें क्या लगता है जो इंसान कम्युनिस्ट बोल के आया है वो तुम्हें क्या फैक्ट्री लगाने देगा? एक बिजनेसमैन वहां जाके फैक्ट्री लगाएगा तो उसको जीने देगा शांति से? नहीं देगा। तो 30 साल तो इधर ही नहीं हुआ कुछ। फिर आता है ममता दीदी। ममता दीदी तो खुद ही नैनो का जो टाटा वाला प्लांट था उसको अगेंस्ट में करके क्या बोलते हैं जीती थी। तो जो इंसान फैक्ट्री से अगेंस्ट प्रोटेस्ट करके आया वो क्या तुम्हें फैक्ट्री लगाने देगा? नहीं। तो भैया ना पहले वाली 40 साल की सरकार फैक्ट्री लगाने ना अभी सरकार ये फैक्ट्री, तो 55 साल तक कोई फैक्ट्री ही नहीं लग रहा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? मैं क्यों बोल रहा हूं क्यों चाइना शिफ्टेड फ्रॉम ये जो कार्ल मार्क्स वाला फिलोसफी है टू कैपिटलिज्म वाला इन देयर ओवरऑल इकोनॉमी? बिकॉज उनको भी समझ में आ गया था भैया ये हिस्टोरिकली फ्लॉडेड कंसेप्ट है, ऐसा कुछ चलेगा ही नहीं। ठीक है मानते रहो अपने आप को तुम कार्ल मार्क्स, घर में खाना आ रहा है क्या उससे? नहीं। तो यही बात है। ठीक है तो ये था बिगेस्ट रीजन कि कैसे, और वेस्ट बंगाल में ऐसे भी बहुत एक्सट्रीम क्या बोलते हैं इन सब चीजों का प्रचलन है। आप बाकी जगह जाओगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप गुजरात चले जाओ वो बोलेगा कैपिटलिज्म से बढ़िया कुछ नहीं है, वो आपको ब्रेन वॉश कर देगा, सब पैसा कमाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ये ऐसे कुछ कुछ थोड़े चीजें होती रहती हैं। अब क्यों क्या कोर एम रहता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का? सोसाइटल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चैलेंज करना थ्रू रेवोल्यूशनरी या मिलिटेंट मेथड। ठीक है बिकॉज आप जाके मोदी जी को बोलोगे मोदी जी एक काम करो आप अपनी सरकार गिरा दो, हम यहां पर एक कम्युनिस्ट सरकार बोलेंगे, मोदी जी ले बेटा पट से एक टपली पड़ेगा उधर। फिर वही नीतीश शाह के अमित क्या नाम था उनका, नीतीश कुमार के बेटे टाइप का अमित अंकल बोल के गए सीएम तो हमारे पापा ही बनेंगे, तो यही हो जाएगा। ठीक है आज बहुत खराब वाला मीम देख लिया यार मैं सुबह सुबह, मेरे को यही आज याद आ रहा है जोक के नाम में। अब ये ऐसा करते क्यों, ये मैं पूरा रीजन बता दिया आपको कि ये टेक्निकली देख चुके हैं कि सरकार हमारी बात मान नहीं रही, तो इनके पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि ये आर्म रेबेलियन करे अगेंस्ट गवर्नमेंट। ठीक है अभी लास्ट ईयर एक बसवा राजू करके एक इंसान था, किसी को याद है? आप जो मेजॉरिटी लोगों को देखोगे जो अच्छे पोस्ट में लीडर्स इन नक्सलिज्म, दे आर नॉट अनएजुकेटेड, दे आर एजुकेटेड पीपल्स। बंगाल में भी जो नॉस्टैल्जिया करके बोलते रहते हैं वो सब एजुकेटेड लोग रहते हैं। ठीक है तो ये ऐसा ही है, आपको लगता होगा अनएजुकेटेड लोग वेपन्स उठाते हैं, कभी कभी एजुकेटेड लोग वेपन्स उठा लेते हैं, बस प्रोवाइडेड वो उतने ब्रेन वॉश होने चाहिए। ठीक है अभी ऐसे जो बॉम्बे में, सॉरी बॉम्बे बोल रहा हूं मैं, दिल्ली में आई गेस लास्ट ईयर ही वो कुछ एक हुंडई कार में रख के वो ब्लास्ट हो गया था, जो जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स ने करा था। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर पढ़ा लिखा नहीं होगा? जिसके पास गोल्ड मेडलिस्ट है वो, ब्रेन वॉश होने वाली बात होती है। ठीक है अब रेड कॉरिडोर क्या होता है मैं आपको बता दिया। ठीक है ये पूरा हिस्टोरिकली, ये रेड कॉरिडोर के एक बार स्टेट से याद कर ले, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है कि मान लो भैया इसमें कौन सा रेड कॉरिडोर का स्टेट का पार्ट नहीं है। अब जैसे इन सब में आ गया गुजरात, गुजरात नहीं है रेड कॉरिडोर का, हरियाणा नहीं है ये सब पार्ट। ठीक है तो ये रेड कॉरिडोर का मेन। इंडिया की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो सिक्योरिटी थ्रेट अगर आप बोलोगे तो, और अभी इसमें मोदी जी ने एक को हटा दिया। पहला था हमारा प्यारा पड़ोसी देश, दूसरा था जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है। इस बहुत पर आप लोगों को लग रहा है एक्सट्रीमिज्म क्या होता, कभी अपने पापा मम्मी से पूछना कि ये जो माओइस्ट एक्टिविटी कितना एक्सट्रीम था, वो आपको स्टोरी बताएंगे 2005 2008 2014 के टाइम के पहले की, जब आप लोग बिल्कुल मम्मी आज मैंने खट्टी टॉफी खाई, आज क्लास 1 वाली मैम मेरे को बहुत क्यूट से गाले से ऐसे करी, तो वो आपको बताएंगे कि क्या चलता था एक्चुअल में। बहुत एक्सट्रीम, मतलब तुम्हें मैं बताऊंगा देयर वाज एन इंसिडेंट जहां पर 3,500 सीआरपीएफ के लोग मर गए थे, मतलब शहीद हो गए थे बिकॉज ऑफ दिस नक्सलिज्म वाला एक्टिविटी। तुम सोचो पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जो जवान थे वो शहीद हुए थे, वहां पर 3,500 शहीद हो गए थे। मेरे को वो ईयर याद नहीं आ रहा बट ये इस कुछ था, ये हुआ था, ये रियल इंसिडेंट है। तो ऐसे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा चुका था एक्सट्रीमिज्म, बट अगेन कुडोस टू द गवर्नमेंट, हट गया इस बार। थोड़ा बहुत तो होगा ही बट स्टिल। जैसे
88% ड्रॉप हुआ है टेररिस्ट एक्टिविटी में 2010 से, ठीक है। 1936 एक्टिविटीज थे जिसको 234 में ला दिया था 2025 में। 11,005 कैजुअलिटीज हुई थी 2010 में, जो कि अब सिर्फ 100 हुई थी। 90% का ड्रॉप, ठीक है। अब आप बोल रहे होगे ये कोई सिविलियंस नहीं थे, ये सीआरपीएफ के जवान थे, ठीक है। अगर किसी का पोस्टिंग इन सब रेड कॉरिडोर वाले रीजन में आता है तो वो बहुत, उनको एक्सटर्नल थ्रेट नहीं, उनको इंटरनल थ्रेट रहता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये अब बढ़ते हैं क्या क्या चीजें करी गवर्नमेंट ने जिसके थ्रू ये पूरा जो इतने एक्सट्रीम मतलब जो 1900 एक्टिविटीज को 100 में लेके आ गए। अब जो मैं बोलूंगा नेक्स्ट वो बिल्कुल बकायदा याद रखने वाली चीज है, बिकॉज इससे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो अब अभी तक कहानियां चल रही थी, अब थोड़ा आंख का नाक खोल के सुनाई दे के अच्छे से याद कर लें। अब सबसे पहला आता है कुछ तरीके कैसे इन लोगों ने जो नक्सलाइट्स हैं उनको उनके ही भाषा पे जवाब दिया, ठीक है। सबसे पहला इस कोबरा, ये क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड विंग बना दिया गया सीआरपीएफ के अंदर। सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस, इसके अंदर एक कोबरा यूनिट बना दिया गया जिसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। वही है, तुम ईंट का जवाब पत्थर से, बिल्कुल सर पैर फोड़ देंगे वाला, ठीक है। तो इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई कैसे तुम लोगों को, मतलब कैसे आप लोगों को गुरिल्ला वॉरफेयर के अगेंस्ट लड़ाई करना है, ताकि यू कैन डिफीट द जो ये लोगों को, मतलब जो नक्सलाइट्स। फिर एक ग्रे होर्स, ये भी एक इलीट कमांडो ग्रुप है, ठीक है, जो कि सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बना था, और ये भी बहुत सक्सेसफुल है इन दोनों रीजन में जो नक्सलिज्म एक्टिविटीज है उसको रिड्यूस करने के लिए। फिर आता है एक राष्ट्रीय बटालियन, ये भी एक सेंट्रलाइज्ड स्पेशल फोर्स है विच इज कंपोज्ड ऑफ ट्राइबल रिक्रूट्स इन छत्तीसगढ़ हु पोजेसेस नेटिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कंप्लीट फैमिलिटेरियन। अब मैं आपको अच्छी बताता हूं, जो इन सब चीजों में छत्तीसगढ़ जो मेरा स्टेट है, आप अगर नॉर्मल रहोगे तो आपको कोई खास पता नहीं चलेगा और अभी भी पता नहीं चलता, बट अगर आप कोई बहुत ही एकदम बस्तर वगैरह वाले रीजन में चले जाओगे अभी तो आपको भी पता नहीं चलेगा, लेकिन बैक टू 15-20 ईयर्स आप अच्छा खासा फील कर सकते हो कि मतलब क्या थोड़ा सा सीआरपीएफ ज्यादा एक्टिव है वहां पर, या चीजें थोड़ी ऊपर नीचे है। बट दिस इज नॉट द केस, मतलब इन जनरल भी कुछ नहीं है ऐसा, तो बाकी सारे स्टेट्स में भी है, झारखंड बिहार वगैरह में, वेस्ट बंगाल में भी ज्यादा है। बट अगर आप इन सारे रेड कॉरिडोर के भी जो ऊपर वाले स्टेट्स हैं वहां जाओगे तो यू विल फील कि ये थोड़ा ज्यादा था पहले, अब इसको रिड्यूस कर दे। तो इस चीज को रिड्यूस करने के लिए 3 चीजें बनाएंगे। पहला वॉज कोबरा, दूसरा वॉज ग्रे होर्स जो कि स्पेशली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में था, तीसरा छत्तीसगढ़ के अंदर एक राष्ट्रीय बटालियन बनाया गया जो कि अब इनका स्पेशल काम था कि ये ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे। तो आपको कैसे लगता है कि गुरिल्ला वॉरफेयर में कैसे जो नक्सलिज्म से वो जीत जाते थे, नक्सलाइट से वो जीत जाते थे एज कंपेयर टू नॉर्मल सीआरपीएफ के जवान? क्योंकि उनको पता था कि कौन से माउंटेन के अंदर कितना सुरंग है और कहां पर जाके कैसे छुपना है। तो अगर हम लोग उनके अंदर से ही एक, वही है ना, चोर को भी पुलिस वाला बना दो, तो भाई को पता होगा कि क्या प्राइम जगह है चोरी करने की, कैसे चोरी होता है, वही है। तो ये है द काम ऑफ बेस्टियन बैटल, ये छत्तीसगढ़ का ही था। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, नक्सलिज्म या जो इन जनरल ये था, ये आप किसी को आइडियोलॉजिकली ट्रेन कैसे करते हो, किसी को कन्विंस करने का, ये जो बिल्कुल थोड़ा सा भी डार्क साइकोलॉजी वाला क्लास हो जाएगा, बट मैं आपको बिल्कुल बताता हूं कैसे करना। आप मतलब कैसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं नक्सलिज्म में। पहली बात तो गवर्नमेंट तक उनके बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते थे जो गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है एसटीज को, ठीक है। तो बेनिफिट्स नहीं पहुंचे तो गरीबी नहीं पहुंचे तो पापी पेट के लिए करना पड़ता है, मारना पीटना पड़ता है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये ले 1 लाख रुपए दूंगा, जा इसको मार के आ जाओ, आप कर दोगे अगर आपके घर में खाने को पैसे नहीं है तो। पर जैसे आपके पास बेनिफिट पहुंचे आप कुछ नहीं करोगे, मैं कहे रिस्क लू भाई। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, आज अगर
इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। मान लो मेरे पास आज इंफ्रास्ट्रक्चर है या सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि भाई 5G बैंड है, बिल्कुल लाइट वगैरह आ रही है, तो मैं क्लास ले पा रहा हूं, मैं एक पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं इकोनॉमी में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो अगेन खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के कारण भी लोग ये नक्सलिज्म की तरफ जो नए यूथ है वो इंक्लाइन होते हैं। तीसरा आता है आइडियोलॉजी, कि इतने ज्यादा ब्रेन वॉश हो चुके हैं लोग कि वो अपने जान पे खेल के भी इस चीज के ऊपर मतलब इस चीज को फेवर कर रहे हैं। बट अगर आइडियोलॉजिकली भी आप जब फोन पहुंचा दोगे, जब आप 4G पहुंचा दे रहे हो, ये सब पहुंचा दे रहे हो, तो आप आइडियोलॉजिकली भी उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो इन 3 चीजों पे सरकार ने बहुत फोकस करा और आगे क्या क्या करा वो बताता हूं। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट तो करना ही पड़ेगा, दैट इज मिलिट्री। कि भैया अगर कोई इन सब चीजों से भी नहीं माना तो फिर वही ईंट का जवाब पत्थर से। अब इसमें स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, 12,000 किलोमीटर की रोड बनाई गई जहां की लोग आ जा सके, 4G नेटवर्क बनाए गए ताकि मतलब एक कनेक्टिविटी अच्छा रहे। कनेक्टिविटी अच्छे के साथ साथ कुछ गवर्नमेंट सबको ट्रैक भी कर सकती है। फोन आपको लगता है आप लोकेशन ऑफ कर सकते हो, फोन में कभी लोकेशन ऑफ नहीं होती। ठीक है, आज सरकार चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यू कैन बी ट्रेस्ड डाउन इजिली, नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन का भी फायदा था। प्लस मान लो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए तो वो क्या तुम्हें लगता है मतलब जो NH मतलब नेशनल हाईवे में तुम्हें गुरिल्ला वॉरफेयर करवाएंगे? नहीं। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता गया वैसे वैसे एक्टिविटीज भी कम होती गई। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल क्रैकडाउन। हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो टेररिज्म हो, सब चीज, एवरीथिंग एट द एंड ऑफ द डे कम्स विद अ रूट कॉज ऑफ मनी। जैसे ही आप ये मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह बंद कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये नक्सलाइट ग्रुप की तरफ पैसे पहुंचना है, कौन पैसे पहुंचा रहा है, और आप उसको पकड़ पकड़ के बंद करना चालू कर दिए। यू आर अल्टीमेटली डिस्ट्रॉइंग द कोर और द कैश फ्लो। आपको मैं बताया कि लोग कन्विंस कैसे होते हैं कि भाई जाओ आप सरकार के अगेंस्ट वेपन उठाओ और ये इतने सीआरपीएफ के लोगों को शहीद करवा दो पैसे के लिए। तो वंस द मनी पार्ट इज एक्सक्लूडेड, जो आइडियोलॉजिकल पार्ट से बहुत रेयरली लोग कन्विंस होते हैं। तो अगर फाइनेंशियल क्रैकडाउन भी हो गया कि आप पैसा वहां तक पहुंचाना बंद कर दिए, और आप ये कैसे करें, आप ये NIA के थ्रू करें, आप ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू करें, आप जो ऑलरेडी एसेट्स हैं कुछ नक्सलाइट्स के, उनके एसेट्स को फ्रीज करना चालू कर दिए, यू ब्लॉक द कैश फ्लो वगैरह। तो अगेन ये भी एक पार्ट है फाइनेंशियल क्रैकडाउन का। अब आता है ह्यूमन कैपिटल एंड रिहेबिलिटेशन। गन नहीं देके बुक्स दो, बुक्स देके मोटिवेट करो कि वो ह्यूमैनिटीज ले, ह्यूमैनिटीज लेने के बाद मोटिवेट करो कि वो क्लैट दे, क्लैट लेने के बाद उसको मोटिवेट करो कि वो क्लैट मैटर्स पे। तो वंस पीपल व्हेन गवर्नमेंट स्टार्ट फोकसिंग ऑन ह्यूमन कैपिटल क्या है? एजुकेशन, स्किल्स, ताकि उसको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो लोग बेसिकली जब उनको पता चला कि भाई हम लोग ये करना छोड़ के जीवन भर क्या छुपते बैठे रहेंगे जंगल में, पढ़ाई करते हैं, IAS बनते हैं, अच्छा काम करते हैं और वेलफेयर पे जाते हैं। यू कैन नॉट चेंज द सिस्टम बाय फ्रॉम सीइंग इट आउटवर्ड्स। वो है ना, अमन गुप्ता का एक लाइन था कि जब सचिन खेलता था तो हमारे एक फूफा जी थे, वो बोलते थे कि अरे सचिन को ऐसे नहीं ऐसे बैट घुमाना चाहिए। फूफा जी आप बाहर बैठे हो, आपको क्या पता कैसे करना है। वैसे ही सीन है अबाउट ह्यूमन कैपिटल वाला, कि अगर आप एक बार सिस्टम में घुस गए और ये मतलब ये जो नक्सलिज्म को चेंज करने में आप कुछ बेनिफिट्स, मान लो स्कूल खुलवा दिए, ये सब भी अगर बहुत इजी बना दे कि वो लोग मेन स्ट्रीम में आ सके। अब तुम्हें लगता है किसी इंसान के हाथ में फोन आ चुका है, वो तेरी प्यारी प्यारी दो अखियां या मन ने चाय पसंद है कर रहा है इंस्टाग्राम में, वो गन उठाएगा? भाई हेलो क्यूटी लुकिंग क्यूट इन दिस लेवेंडर कलर टॉपिक चल रहा है उसका। ठीक है, तो ये है ह्यूमन कैपिटल वाला सीन। तो ये 4 तरीके थे कैसे एक मोटा मोटा आइडियोलॉजिकली चेंज करके वी शिफ्टेड टुवर्ड्स
जो मेन स्ट्रीम में उन लोगों को लाने के लिए। फिर अब आते हैं हम लोग कुछ कुछ और, अभी ये जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव वो भी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बोल रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, वो बिल्कुल याद रखना। सबसे पहला इन लोगों ने एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल स्टैब्लिश करा कि भैया घर में रहोगे तब तो नस्लिज्म करोगे, तो आओ तुम्हें स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाए। एक तो मेरे को पहले लगता था बोर्डिंग स्कूल का मतलब होता है वहां पानी के बीच में बोर्ड करते करते पढ़ते हैं, बट फिर मुझे पता ओहो ये तो कुछ बहुत ही फैंटेसी वाले से बहुत खराब स्कूल है। ठीक है, तो ये है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की, वहां लोग रहते हैं। ठीक है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक स्कूल बना हुआ है जहां पर लोग आके रह सकते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं और पढ़ाई करते हैं, अच्छा काम करते हैं। फिर इन्होंने एक नेटवर्क बनाया। ठीक है, जैसे मतलब जो कुछ कुछ एक जनता सरकार करके एक पूरा ग्रुप था, उस ग्रुप को डिसमेंटल करना चालू करते हैं हम लोगों ने। ठीक है, मतलब सरकार ने, तो इस टाइप का ही कुछ कुछ ग्रुप्स को बोलते थे हम लोग जनातन सरकार। ठीक है, ये एक पैरेलल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जो कि इलीगली लोग चलाते थे कि भाई ये इतना बड़ा एरिया 100 किलोमीटर का, यहां तो कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, ये हमारा एरिया है। सरकार बोले अच्छा, अमित अंकल को जानते हो, अभी बोल के गए सीएम बनेंगे पापा, तो ये ऐसे ही बोल के इस जनता सरकार को भी हटा दिया। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है, कोई ढंग से क्वेश्चन बना रहा है तो, कि कौन सा ऐसा सरकार था जिसको, मतलब क्या एक ऐसी बॉडी थी जिसको सरकार ने डिसमेंटल करा जो कि पैरेलली अपना गवर्नमेंट बनाती थी। फिर एक आता है यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर। इसमें कुछ नहीं था, इसमें जो सर्विलेंस था कि सीआरपीएफ को और डलवा दो, ताकि अब मैं आपको बताया था मणिपुर की स्टोरी में भी कि जो लोकसभा के पहले वाला टाइम था 2024 का, वहां पर इंसर्जेंसी बहुत इंड्यूस हो गई थी क्योंकि इतने सीआरपीएफ के जवान को रख दिए थे कि लोग कैसे वेपन उठाएंगे, इतना ज्यादा चेकिंग वगैरह होगा, तो वहां पर भी यही स्टार्ट होना लग गया। तो धीरे 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 जब इतना ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, और ये बहुत एक एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम तक था कि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, आपको 10 सीआरपीएफ के लोग दिख रहे, तो आप क्या इतना हिम्मत करोगे वेपन उठाने का? और यही आपको 10 सीआरपीएफ के जवान 3 साल तक दिखे जा रहे, तो आप एक टाइम के बाद ये स्टैब्लिश कर लोगे कि भाई छोड़ो, ये सब करने के बजाय कुछ और प्रोडक्टिव चीज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ तरीके थे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस स्टाइल पे अपन ने इंपॉर्टेंट चीजें करी ताकि एक वेलफेयर स्टैब्लिश हो सके। फिर आता है कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिसके थ्रू लोग और कन्विंस हो गए कि वो उनके पास और बेटर अपॉर्चुनिटीज है एज कंपेयर टू नक्सलिज्म। फर्स्ट वाज धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू एक बहुत एक्सटेंडेड लेवल ऑफ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश करने का स्टैब्लिश हुआ, जहां पर घर भी बनाए गए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर स्टैब्लिश किया गया, इलेक्ट्रिसिटी लाया गया, मतलब जो नेटवर्क केबल्स हैं वो स्टैब्लिश हुए, टेलीफोन हेडलाइंस, ये सब चीज, जितने भी ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर कभी जीवन में लाइट भी नहीं गया, वहां तक भी इस धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के थ्रू मतलब पूरा एक नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया गया, जहां से एक कनेक्टिविटी अच्छा हो गया फ्रॉम रूरल एरिया। ठीक है, तो अगेन जो पहले सही शॉर्ट विलेजेस नहीं थे, अब वो भी मतलब गवर्नमेंट, मतलब वो भी रियलाइज कर ले कि भाई गवर्नमेंट हमारे लिए काम तो कर रही है, तो क्यों गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो। धरती आबा इज दी मतलब बोल सकते हो गॉड ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, इनका एक धरती आबा जनजाति दिवस भी मनाया जाता है। अब आता है पीएम जनमान, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब इसमें से भी सरकार ने क्या करा, पीपल और जिस मतलब सरकार ने रियलाइज करा कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसमें से कुछ तक बेनिफिट्स अपन ने पहुंचा दिया धरती आबा के थ्रू, तो मेनी पीपल आर ओके, अब वो नक्सलिज्म नहीं कर रहा। दूसरा तरीका वो कि कुछ एकदम वनरेबल ग्रुप्स हैं जहां तक अभी भी कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा एंड इसलिए वो वेपन उठा रहे हैं या फिर उनका वेलफेयर नहीं हो रहा, तो सरकार ने पीएम जनमान लाया जिसमें 75 पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब जो एक्सट्रीमली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मिलाया गया और उन तक भी जो भी बेसिक एजुकेशन, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, मोबाइल ऐसे सब प्रोवाइड किया गया ताकि वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया से कनेक्टेड रह सके। ठीक है, और मोदी जी को झालमुरी खाते हुए देख सके। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, वन धन विकास केंद्र। वन धन विकास केंद्र क्या होता है?
इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। 2200 इकोनॉमिक क्लस्टर, जहां पर किसी को सिलाई आती है तो सिलाई के लिए मशीन दे दी, किसी को क्या बोलते हैं आयरन मेल्टिंग आता है, वेल्डिंग आता है। तो ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे चीजें जो कि लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा जामुन शॉट आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, तो किसी ने जो फॉरेस्ट से जामुन लेके आया तो उसके जामुन शॉट बनाने के लिए एक पूरा फैक्ट्री में जॉब दी। तो ऐसे ही मल्टीपल अराउंड 2200 इकोनॉमिक क्लस्टर्स बनाए गए ताकि सबका वेलफेयर हो सके। अब ये सब हो गया, उसके बाद आता है कुछ कमिटीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट एज इन कि जहां पर कैसे बताया गया कि कैसे अपन जो ये पूरा नक्सलिज्म वाला चीज है उसको डिसमेंटल कर सकते हैं इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है बानोपाध्याय कमेटी, जो कि 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। इसमें पूरा मतलब इस कमेटी ने बहुत लैंडमार्क काम किया था। लाइक ऐसा रिपोर्ट्स है कि लोगों ने लेजेंड नक्सल से बात करी थी, अब वो कैसे करी थी वो वही जाने, बट बोला जाता है। और इन्होंने पूरा एक डिटेल प्लान दिया कि अगर आपको नक्सलिज्म को खत्म करना है तो आपको कुछ कुछ चीजों पे काम करना पड़ेगा। काम कैसे करना? अगर आप भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, आप बेनिफिट्स दो, आप लोगों को जो उनके राइट्स हैं और अधिकार हैं उन तक पहुंचाओ। आप बताओ कि आप ये जो गवर्नेंस का सिस्टम कर रहे हो कि किसी ने किसी को मार दिया तो आप उसको ही बीच चौराहे पे लटका दिए, वो गलत है। आप जाओ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, वहां पर जाके आपकी सुनवाई करो। तो हमारा जो सिस्टम है, मतलब जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, बेटर है। ये सब बताओ उनको। और ट्राइबल लोग अगेंस्ट भी इसलिए होते थे बिकॉज डेवलपमेंट के लिए चाहिए जमीन, जमीन मिलती है ट्राइबल्स के लिए, काटना पड़ता है पेड़। तो अगर आप लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को बहुत ट्राइबल फ्रेंडली बना रहे हो कि बिल्कुल उनको ऐसा नहीं कि कोई आउटसाइडर टाइप का नहीं, बिल्कुल बैठाल के उनको बता रहे हो कि देखो मालिक आपका 1 एकड़ जमीन हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उस 1 एकड़ जमीन के बदले में आपके एक ये जो पुत्र है इसको बिल्कुल सरकारी नौकरी में लगवाएंगे, घर परिवार बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब बेटा सरकारी नौकरी में है तो क्या उससे घर वाले सरकार के अगेंस्ट जाएंगे? उस बच्चे की नौकरी नहीं चली जाएगी। एक सरकारी नौकरी, पूरा एक ट्राइबल ग्रुप खत्म, मतलब पूरा एक नक्सलिज्म खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कुछ मास्टर स्ट्रोक्स इस कमेटी में बताया गया जिसको मोदी जी ने इंप्लीमेंट भी करवा दिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, समाधान। इसको बिल्कुल याद कर लेना। कैसे याद करोगे वो मेरे को नहीं पता ये मेरे को भी कोई प्लान नहीं सूझा कि क्या कैसे याद करेगा इंसान, बट समझ लेना। छोड़ा, इतना पूरा तो नहीं पूछेगा तुम लोग से, बट समाधान करके एक पूरा फिलोसफी है। क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहला स्मार्ट लीडरशिप, कि एक मुखिया बनाओ जो कि बताए सबको कि कैसे हो रहा है, क्या करना है, और ये जो अपन कर रहे हैं वो गलत। फिर एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, कि कोबरा फोर्स बनाओ, जो नहीं मान रहा प्यार से उसको गन पॉइंट में बैठा लो। फिर मोटिवेशन और ट्रेनिंग दो कि अरे आप क्या कर रहे हो, आप अपने बेटे को भेजो राजेंद्र नगर, वहां पर आपको एक आंख से बिजली निकालने वाले 2 टीचर मिलेंगे। वहां पर फिर आपको बताएंगे कि जो पावर और जो रुतबा है वो नक्सलिज्म में थोड़ी ना, वो तो आईएएस बनने में। ये ये मोटिवेशन और ट्रेनिंग। फिर आता है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ये अगेन कि आप मतलब अरे ये तो सरकार अपने आर्मी के लिए करिए, कोई नक्सलिज्म तो उसका थोड़ी नहीं। तो इन जनरल भी कुछ ऐसे इंटेलिजेंट तरीके कि मान लो कोई गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहा है तो उसके को गुरिल्ला वॉरफेयर को कॉम्बैट करने के लिए आप ट्राइबल लोगों को ही रिक्रूट कर लो अपने आर्मी में। एक सलवा जुडूम वाला पूरा केस हुआ था, कभी बताऊंगा शांति से क्या हुआ था। फिर आता है डैशबोर्ड बेस्ड ऑन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और की रिजल्ट इंडिकेटर, मतलब जो ऐसे पुलिस फोर्स है जो कि अच्छा काम कर रहे हैं ये इन सबको हटाने के लिए, तो उनको भी चीजें प्रोवाइड करो ताकि वो और अच्छा काम करें, मोटिवेटेड रहे। फिर आता है हैरासिंग टेक्नोलॉजी, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज लाओ जिससे कि उनका वेलफेयर को है बेसिकली अपोज कर, मतलब जो पूरा जो नक्सलाइट लोग हम लोग को काउंटर करते हैं। मान लो कोई गुरिल्ला वेलफेयर करता है, ठीक है, तो आप एक ऐसा टॉर्च बनाओ कि पूरा एक टॉर्च जला दो तो पूरा जंगल ही रोशन हो जाए, मतलब एक अच्छा खासा दिखने लग जाए आपको। या नाइट विजन ग्लासेस लेके आओ, तो अगर कोई सीआरपीएफ का जवान नाइट विजन ग्लासेस पहन के जा रहा है तो उसको वो जो नक्सलाइट्स हैं वो चाहे पेड़ में ही क्यों ना चढ़ के बैठा हो बट उसके बॉडी के हीट के थ्रू उसको दिख जाएगा। ठीक है, तो अगेन उसको पता चल जाएगा कि कोई बैठा है तो वो थोड़ा देख के जाएगा या पहले ही वो उसको दूर से मार सकता है। तो ऐसे कुछ कुछ एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज लाओ जिससे कि ये नक्सलिज्म को कम किया जा सके। नेक्स्ट आता है एक्शन प्लान फॉर सेपरेट थिएटर ऑफ ऑपरेशंस। अगेन ये जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं इनके लिए कुछ और क्रिटिकल, मतलब पीएम जन मान लाओ, कुछ और
जैसे छत्तीसगढ़ के कुछ एक्सट्रीम है तो उसके लिए राष्ट्रीय बटालियन ले आओ। तो ये सब कुछ कुछ मल्टीपल चीजों के थ्रू कर सकते हैं। और फिर नो एक्सेस टू फाइनेंशियल नेटवर्क, नो मनी लॉन्ड्रिंग, नो नेशनल मतलब नो पामला। ठीक है, अब उसके बाद और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट फोर्स बनाई गई जो कि कितना पैसा लगेगा ये पूरे सब चीज को हटाने के लिए। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, आपको याद होगा कि अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही क्या हुआ था कि एक बहुत एक्सटेंडेड ग्रुप ऑफ पीपल्स ने रिजाइन बोल रहा हूं मैं, अपने वेपन सरेंडर करना स्टार्ट कर रहे थे सरकार को। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि सरकार ने एक ओपन वो दे दिया था कि भाई अगर आप सरेंडर करो तो हम लोग माफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ठीक है, एक बार तो ब्रेकअप उसने भी करा था, चलता है, कोई बात नहीं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो ये बोल के सरकार ने बोला कोई दिक्कत नहीं, तो इसलिए बहुत एक्सटेंडेड ग्रुप ऑफ पीपल ने सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके रिवॉर्ड में सरकार उनको पैसा देना चालू कर दी थी, उनको अच्छे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और की, मतलब भाई मान लो किसी को गवर्नमेंट जॉब दे दिया, किसी को और कुछ दे दिया, किसी को आंगनबाड़ी का हेड बना दिया, ऐसे कुछ कुछ बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन या वर्क क्या उनको बेस्ट दिया सकता, वो सरकार ने देने का ट्राई करा था। तो यही था सेंट्रल असिस्टेंट फोर्स और इन सब मतलब असिस्टेंट मॉडल, और इन सब चीजों मतलब ये सब करने के लिए पैसा चाहिए ना, तो वो सब पैसा सरकार को कैसे मैनेज होगा या जो पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो कैसे यूटिलाइज होगा, वो सब चीज के लिए ये फोर्स बना था। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ग्रीन हंट। इसमें बेसिकली मैसिव अम्ब्रेला टाइटल्स यूज्ड बाय मीडिया एंड सिक्योरिटी ऑब्जर्वर टू डिफाइन द कोऑर्डिनेटेड। अब ये क्या हुआ था, अभी मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि ये इतना एक्सट्रीम मोदी जी ने कैसे कर दिया। ठीक है, अमित शाह पॉलिटिक्स अच्छा करते हैं, बट ये आर्मी वाला भी अच्छा कैसे, इन्होंने करा क्या कि होता ही था जनरली, मैं तुम्हें बताता हूं, ये जो पूरा रेड कॉरिडोर वाला सीन है, ये पूरा रेड कॉरिडोर ऐसे करके मान लो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो आर्म फोर्सेस है वो थोड़ा एक्शनेबल मतलब एक्शन ज्यादा करना चालू कर दी। ठीक है, तो क्या करेंगे सब के सब जो भी नक्सलाइट्स लोग हैं वो इधर चले जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे, वो इधर चले जाएंगे। वही बात है, यहां पर से खाली हो गए, लेकिन फिर छत्तीसगढ़ ज्यादा एक्टिव है ना, लेकिन वो पूरे जो माओइस्ट और नक्सलाइट्स है वो इधर भाग गए। अगेन प्रॉब्लम, तो क्या नक्सलिज्म ओवरऑल कम हुआ? नहीं। अब इमेजिन करो, और क्या हुआ इस ऑपरेशन ग्रीन हंट के थ्रू, सरकार ने बोला एक सेकेंड, इंडिया का पार्ट हो ना सबके सब स्टेट, सब एक साथ करो। यहां पर कर्नाटका अपना एक्शन ले रहा है, यहां पर झारखंड अपना एक्शन ले रहा है, ऊपर बिहार अपना एक्शन ले रहा है, इधर वेस्ट बंगाल में ममता दीदी बिल्कुल हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा बोल के भगाई जा रही है सबको। तो ऐसे ही करके पूरा एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लिया गया ताकि कोई भी बच के ना भाग पाए, कि अगर कोई तेलंगाना की गवर्नमेंट एक्टिव है तो वो छत्तीसगढ़ ना चले जाए, वो वेस्ट बंगाल ना चले जाए, या कोई वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल में अगर आर्मी वो कर रही है तो फिर छत्तीसगढ़ भाग के ना जाए, फिर वो इधर झारखंड भाग के ना जाए। तो एक साथ जब पूरे मल्टीपल जितने भी 11 रेड कॉरिडोर के स्टेट से सब में जब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लिया गया, तब ओवरऑल नक्सलिज्म कम हुआ। ठीक है, तो ये था ऑपरेशन ग्रीन हंट। समझ में आया सबको नक्सलिज्म क्या होता है। अब एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, एक इंटरचेंजेबली एक वर्ड यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माओइज्म। माओइज्म कुछ नहीं, एक जो जिडोंग माओ करके एक इंसान थे, आई माइट राइटिंग द स्पेलिंग रॉन्ग, बट यही है, एक चाइना के इंसान थे जिन्होंने माओइज्म का फिलोसफी लाया था। एंड जो लोग इस फिलोसफी को फॉलो करते हैं उनको माओइस्ट बोलते हैं। और माओइस्ट और नक्सलिस्ट ऑलमोस्ट सेम है। नक्सलिज्म बेसिकली नक्सलबारी विलेज से चालू हुआ था, इसलिए उसको नक्सलिज्म बोलते हैं, लेकिन नक्सलिज्म और माओइज्म सेम है। ठीक है, बिकॉज माओइज्म भी अगेन यही बोलता है कि भाई अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट को हटाना है, ये जो गवर्नमेंट है ये कैपिटलिज्म को फेवर करती है, हम लोग कम्युनिस्ट मतलब जो कम्युनिस्ट राज लाएंगे, ठीक है, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, ये बोलते हैं। ठीक है, तो माओइस्ट और कम्युनिस्ट ऑलमोस्ट सेम है, और मतलब माओइस्ट और नक्सलाइट्स ऑलमोस्ट सेम, बस ये है कि नक्सलाइट थोड़ा सा मेड इन इंडिया वाला है और माओइस्ट जो कि मेड इन चाइना वाला है। ठीक है, तो बहुत खराब एग्जांपल था आखिरी में, बट यही समझो तुम। सबको समझ में आया?